हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है 9 कॉमन एरर्स दैट स्टूडेंट्स मेक विच इज़ पॉइंटेड आउट बाय बोर्ड एग्जामिनर्स। जनरली ये बिजनेस स्टडीज़ के पेपर के लिए हिसाब से बता रहा हूँ कि जो बच्चे घर से पढ़ के जाते हैं उनको आता भी है, लेकिन बोर्ड में जाके या पेपर देते वक्त उनके आते हैं, वो सोच के आते हैं कि हम सारा बढ़िया लिख किया, लेकिन जब मार्क्स आते हैं उनके मार्क्स कम आते हैं। तो ऐसी क्या क्या एरर्स या क्या क्या मिस्टेक वो करते हैं जिनकी वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते बिजनेस स्टडीज़ के पेपर के अंदर। बाकी और सब्जेक्ट्स के लिए मैं बनाऊंगा, लेकिन ये प्रायोरिटी मैं बिजनेस स्टडीज़ के पेपर के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन पैसेंजर विच आर रिलेटेड टू फैमिलियर इवेंट्स। जनरली 12th के अंदर केस स्टडीज ही आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन 12th में 11th में डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो 12th के हिसाब से ये पॉइंट हो गया। लेकिन 11th में भी 1-2% या मान लो 2-3 क्वेश्चन केस स्टडीज के आते हैं, लेकिन 12th में डायरेक्ट क्वेश्चन ही 2-3 आते हैं, बाकी केस स्टडी ही आती है। तो केस स्टडी करते वक्त अपने को पूरा पैराग्राफ थोरोली पढ़ना है, कोई भी लाइन मिस नहीं करनी। सबसे पहला पॉइंट ये है। और ये नहीं कि जल्दी जल्दी में पढ़ लो सारा, धीरे धीरे ध्यान ध्यान लगा के पढ़ो। मैं कहता हूँ पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ो। जैसे मान लो व्हाट इज प्लानिंग लिखा, मतलब मान लो इसमें क्वेश्चन है कि हु इज राम। अपने को क्वेश्चन पता चल गया कि राम के बारे में कुछ निकालना है, तो फिर अपन जब पैसेज पढ़ेंगे तो हाथों हाथ ही अपने को आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपने को एक्साइटमेंट में कोई भी लाइन मिस नहीं करनी और पूरा पैसेज थोरोली पढ़ना है। Whereas students should give a diagram wherever possible, if not asked for, even if not asked for. Don't draw diagrams in pen. Moreover, labeling diagrams is also very important. जैसे मान लो कोई स्टाफिंग का क्वेश्चन आ गया, प्रोसेस का क्वेश्चन आ गया स्टाफिंग का, उसके बारे में अपन एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे पॉइंट्स पढ़े। तो बेस्ट क्या है कि एक्सप्लेन तो करो उसको, लेकिन शॉर्ट में करो और उसके बदले एक डायग्राम बनाओ कि ये प्रोसेस होते हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा लिख दो कि क्या होता है स्टाफिंग और उसके प्रोसेस के बारे में, जिसको एग्जामिनर को लगेगा कि इस बच्चे को आता है और वो पूरे मार्क्स दे देगा। ठीक है, और अपने को पेन से नहीं बनाना, खाली जो अपना डायग्राम है वो पेंसिल से ही बनाना है। ठीक है, अगर ना भी कहा हो क्वेश्चन में तो भी अपने को बना के आना, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, डोंट राइट योर आंसर्स इन लॉन्ग पैराग्राफ इन योर सीबीएसई बीएसटी पेपर। आपने को पता है कि अब जैसे अपने को ये एक क्वेश्चन है वो आता है अच्छी तरह, तो ये नहीं है कि पूरी राम कहानी लिख दोगे, उसमें पूरी रामायण महाभारत लिख दोगे कि हाँ अपने को आता है जी और सारा कुछ लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। उसमें जैसे मान लो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसको ट्राई करो कि 5 पॉइंट में, हर एक पॉइंट में 3-4 लाइन हो और अच्छी तरह शॉर्ट शॉर्ट में समझाए, ताकि एग्जामिनर को यूँ ना लगे कि ये मेरे को पका रहा है या इसको आता नहीं, इसने कुछ भी ऐसे ही गस्से मार रखे है। ठीक है, और जब पॉइंट्स में लिखो तो हेडिंग तो देनी है और साथ साथ बढ़िया एक्सप्लेनेशन देना है। यूँ नहीं कि अपन ने हेडिंग बढ़िया दे दी और एक्सप्लेनेशन में अनुमान ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं करना है। हेडिंग भी बढ़िया होनी चाहिए और एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स। कई बार क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, तो बच्चे दोनों को समझते एक ही समझते हैं और इंपॉर्टेंस का फीचर्स में लिखाते हैं और फीचर्स का इंपॉर्टेंस में लिख के आता है। ये दोनों सेम चीज़ नहीं होती। इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी ज़रूरत है कि उससे अपने को क्या फ़ायदा हो रहा है, और फीचर्स क्या है, उसकी क्वालिटी। ठीक है, मानो मोबाइल है, उसका फीचर्स क्या है, क्या क्या है कि लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, अच्छा कैमरा है, और इम्पोर्टेंस क्या है, ये अपने को कॉल करने में मदद करता है, अर्जेंट आपको कोई फ़ोटो खींचनी हो या कोई आपको इवेंट कैप्चर करना हो उसके लिए। तो इम्पोर्टेंस और फीचर्स अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब जैसे फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या है, प्लानिंग फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। एक काम प्लानिंग का क्या है कि हमने कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करता है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको क्यों चाहिए, क्योंकि प्लानिंग अपने को एक रास्ता दिखाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्टूडेंट शुड नॉट रिफ्रेम द डेफिनेशन ऑफ अ टर्म और टॉपिक, इट शुड बी रिटन एज इट इज स्टेटेड इन दी एनसीईआरटी। दो चीजें, एक तो डेफिनेशन है और एक मीनिंग है। ठीक है, तो बच्चों को ये नहीं है कि डेफिनेशन कुछ भी लिख दी और मीनिंग कुछ भी लिख दिया। अगर मान लो एक ऑथर की डेफिनेशन है
तो सेम ही आएगी, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मीनिंग है वो अपन अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, तो जो डेफिनेशन होगी वो अपने को ऑथर की ही लिखनी है, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो मीनिंग है वो अपन अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है कि एग्जाम्पल देने की कोशिश करें, लाइव लाइव एग्जाम्पल, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे देना है, ऐसी बेकार सा एग्जाम्पल जिसकी कोई सेंस भी नहीं। जैसे मान लो कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ जाता है, उसमें अपने को ईबीआईटी या टैक्स वगैरह की कैलकुलेशन के बारे में पूछा होता है, तो आप अपना एक इलस्ट्रेशन खुद बना सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें से अपन ने इंटरेस्ट क्यों माइनस करा, डिविडेंड क्यों नहीं लेस करा, या किस रेट पे टैक्स दिया, ताकि एग्जामिनर को अच्छा एक शो कि बच्चे को आता है और वो मार्क्स आसानी से दे दे। ठीक है, while differentiating between two concepts, students often don't mention the basis of the difference. This should be mentioned for getting full marks. जनरली 12th क्लास में दो तीन डिफरेंस आते ही है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो आ गया अपना डिफरेंस आ गया किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में डिफरेंस आ गया, अपने को सारे आते हैं, अपने धड़ाधड़ 5 पॉइंट 3-4 पॉइंट लिख दिए, मीनिंग लिख दिया, उसका फीचर्स लिख दिया, उसके एग्जाम्पल लिख दिए। अब बच्चे लिख तो आते हैं और सोचते हैं कि भाई 5 मार्क्स का है, 5/5 मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें एक आना चाहिए बेसिस ऑफ डिफरेंस, एक 3 रो बनाओ एक बेसिस ऑफ डिफरेंस की भी। ठीक है, किसके बेसिस क्या है, पहला आ गया मीनिंग, दूसरा आ गया फीचर्स, तीसरा आ गया एग्जाम्पल, चौथा आ गया इंपॉर्टेंस, पांचवा आ गया फीचर्स। ऐसे बेसिस ऑफ डिफरेंस भी बनाओ ताकि पता चल सके एग्जामिनर को किस किस बेसिस पर उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है दो प्रोडक्ट्स में या दो किसी भी चीज में। ठीक है, इफ द आंसर टू अ 1 मार्क क्वेश्चन इज येस और नो, देन वन रीजन शुड बी गिवन अलोंग विथ टू जस्टिफाई द आंसर, डोंट आंसर जस्ट इन अ सिंगल वर्ड। क्योंकि यस या नो में एक ये स्कोप रहता है कि बच्चों ने चीटिंग करी हो, तो इससे इसमें बढ़िया यही रहता है कि आप एक जस्टिफाई भी कर दो अपने आंसर को, यस क्यों लिखा है या नो क्यों लिखा है, ताकि एग्जामिनर को यूं लगे कि बच्चे को आता भी और इसने चीटिंग भी नहीं की। ठीक है, लास्ट बट द लिस्ट, ये 9th है। जितने भी मैं पॉइंट्स आपको समझाई है, अगर आप ये ध्यान में रखोगे पेपर के वक्त या किसी भी बोर्ड के क्लास 12th या क्लास 11th बीएसटी पेपर में, तो कभी भी आपके मार्क्स कम नहीं आएंगे, उस शर्त पे आपको आता हो। यूं नहीं कि आपको आता ना हो, आप सोचते हो फिर भी मेरे पूरे मार्क्स आ जाए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टूडेंट मस्ट मेंटेन द वर्ड लिमिट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। यूं नहीं है कि 5 मार्क्स का आ गया और आप आधा पेज भर के आ गए कि भाई अपने को पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। 5 मार्क्स का आएगा, कम से कम 1.5 पेज एक फॉर्मेलिटी रहती है कि 1.5 पेज तो भरे, लेकिन यूं नहीं बेकार सा ही भरना है, उसमें कुछ पॉइंट भी होना चाहिए, कुछ मीनिंग भी होना चाहिए। स्टूडेंट मेक द कॉमन एरर्स ऑफ थिंकिंग लॉन्ग आंसर मीन मोर मार्क्स इन सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड्स। ये नहीं है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आप 3-3.5 पेज भरिए, 1.5 पेज तक नॉर्मल होता है। ज़्यादा भरोगे तो एग्जामिनर को भी लगता है कि बच्चे को कुछ नहीं आता, वो ऐसे ही खाली पेज खराब कर रहा है। द लेंथ ऑफ द आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू द मार्क्स अलॉटेड। 5 मार्क्स का है तो 1.5-1.25 के करीब पेज भर दो, सफिशियंट होता है। अगर 1 मार्क्स का है तो 1 लाइन में भर जाओ, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 पेज मोर देन सफिशियंट होता है। ठीक है, ये जो 9 पॉइंट्स है, ये बोर्ड एग्जामिनर्स ने जो बोर्ड्स के पेपर चेक करते हैं उन्होंने बताया है कि अगर ये आप मिस्टेक नहीं करते तो आपके चांसेस बन जाते हैं कि आपके मार्क्स और भी अच्छे हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड बाय बाय।